समझोगे क्या है सेक्शन 8? कुछ नहीं है, फालतू का टेंशन है सेक्शन 8 तुम्हारे लिए यार, मेरे लिए नहीं है। बात को समझो, जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ो ना, फालतू चीज़ों के पीछे पकड़े रहते हो। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? शादी करना है तो लड़की पकड़ोगे कि लड़की का ड्रेस पकड़ के भागोगे? बेवकूफ़ी वाली हद होती है यार। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट। देखिए यहां पर बहुत क्लियर कहा है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। जो ए का ट्रायल चला उसमें मामला क्या था? बी के मर्डर का। ए इज ट्राइड फॉर द, इसको समझना भी सीख ले, पढ़ना भी सीख लेते हैं। सो ए कौन है? ए इज द पर्सन हु इज बेसिकली अक्यूज्ड, ये अक्यूज्ड है। एंड बी इज द पर्सन जो कि मरा हुआ है, उसको हम कह सकते हैं डिसीज्ड है। सो नाउ अब यहां पर क्लियर करता है, अपना वही पॉइंट पकड़ करके चलना है। मोटिव होगा तो रिलेवेंट होता है, मोटिव मोटा होता है, मोटिव बड़ा होता है। एविडेंस एक्ट कहता है कि मोटिव को देखो। क्रिमिनल लॉ में अगर हम जाएंगे पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोटिव को देख के पनिशमेंट हम नहीं देते हैं, इंटेंशन को देख करके पनिशमेंट देते हैं। सो नाउ द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, इंटरेस्टिंग बात क्या है? ए ने बी का मर्डर किया वो तो ठीक है, लेकिन द फैक्ट दैट कि ए ने मर्डर किया था सी का, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। अगर हम इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से अगर पढ़ के समझें तो यहां पर है कि ए नाम के पर्सन जो है उसने कभी किसी सी नाम के पर्सन का मर्डर किया था, यानी ए ने सी का मर्डर किया था। ये बात किसको पता चली हुई थी? बी को पता चली हुई थी। और बी जो है इस बात का फायदा उठा करके उससे पैसा एक्सटॉर्ट करने की बात कर रहा था। सो बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक। यानी उसके पास ये जो नॉलेज है कि ए ने सी का मर्डर किया है, तो ये बात उसको पता थी और इसी बात का वो बार बार ब्लैकमेलिंग एक तरीके से कह सकते हैं, वो पैसा ऐंठने के काम के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा था। तो नाउ अब ये बात से क्या पता चलता है? अगर हमने ये कह भी दिया कि हाँ भाई चलो वो कह रहा था, पैसे की बात कर रहा था, बार बार उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे मांग रहा था, एक्सटॉर्ट कर रहा था, इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होता है? कौन सा अपना बेनिफिट होने वाला है? तो बेनिफिट है, बेनिफिट है। यानी आपको क्या सोचना है? आपको एक जज के एंगल से सोचना है, तो जज को इस लाइन से क्या फायदा मिलने वाला है? जज का क्या रोल है यहां इस इलस्ट्रेशन के अंदर? इसमें ए कौन है? अक्यूज्ड है। बी कौन है? डिसीज्ड है। सी कौन है? वो भी डिसीज्ड है। ए अक्यूज्ड है, बी डिसीज्ड है, सी डिसीज्ड है। यानी ए ने कितने लोगों को मारा? अक्यूज ने बी और सी दोनों को मारा। लेकिन आपका क्या फायदा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में समझेंगे। आप जज हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आपका क्या फायदा है इसमें? हालांकि ये मैटर सेशन कोर्ट का होगा तो यहां पर जज ही होगा, सेशन जज। ठीक है, मैंने लिख दिया है मजिस्ट्रेट बस ऐसे ही। सो नाउ आपका फायदा क्या है? व्हाट इज योर बेनिफिट? फायदा ये है, और प्रॉब्लम क्या है, दोनों चीजें समझेंगे। आपका प्रॉब्लम ये है कि ए नाम के पर्सन को आपकी कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया है। आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर ए इज द अक्यूज्ड, वेदर ए इज द अक्यूज्ड, वेदर ए इज द अक्यूज्ड, और ऐसा वेदर ए हैज कमिटेड मर्डर, ए हैज कमिटेड मर्डर ऑफ बी। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, क्योंकि ये आपके सामने कोर्ट में खड़ा है, आपके लिए बड़ी बात हो गई। तो आप कैसे, आप तो मर्डर, जब घटना स्थल पर आप मर्डर जब हुआ था तब यू वाज नॉट देयर, आप वहां थे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ किया है? तो अब इसमें क्या बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह बात पता चलती है कि ए नाम का जो पर्सन अक्यूज्ड है, इसने पहले किसी सी नाम के पर्सन का मर्डर किया था। अब ये बात आप कहां पढ़ रहे हैं? पुलिस के केस डायरी में पढ़ रहे हैं। आप हेल्प ले सकते हैं केस डायरी का, लेकिन केस डायरी से आप पूरा का पूरा कन्विक्शन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस के केस डायरी से ले सकते हैं ये बात।
ये बात आईओ ने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिख दी है। ये भी हो सकता है कि कोई गवाह आकर के आपको बता जाए, किसी भी पर्सन से आपको लेकिन पता चलता है, वेदर इट मे बी आईओ, वेदर इट मे बी एनी विटनेस। तो ये बात पता चली कि ए ने पहले सी का मर्डर किया था, और चूंकि सी का जो मर्डर हुआ था वो ये बात बी जानता था कि हाँ ए ने ही बी का मर्डर किया है, और बार बार धमकी दे करके कि सबको बता देंगे, तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमको फांसी होगी, इस डरा डरा करके उससे पैसे मांग रहा था। अब वो पैसे देते देते थक गया था, इसी वजह से एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर के, एक दिन गुस्से में आकर के उसने क्या कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो आपके लिए क्या मिला, आपके लिए बैठे बिठाए एक चीज मिल गई आपको, यानी कि आईओ के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पुलिस की रिपोर्ट से आपको ये बात पता चल गई, यानी आपका काम आसान हो गया। आप ये आसानी से डिसाइड कर पा रहे हैं कि ए नाम का जो पर्सन है उसके पास बी का मर्डर करने के लिए बहुत बड़ा रीजन था, मोटिव था। मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। वो उसको पैसे दे दे के थक चुका था, तो वो उससे फाइनली अल्टीमेटली छुटकारा पाना चाहता था। इसी छुटकारा पाने की चाहत में उसने क्या किया, बी का मर्डर कर दिया। तो ये जो छुटकारा पाना चाहता था, दिस इज द मोटिव, और ये मोटिव अचीव करने के लिए उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास कितना अच्छे से सॉल्यूशन मिल गया कि अच्छा मोटिव है, तो इसके पास मारने का मोटिव था। अब आपको एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर किसी अपराधी के पास किसी अपराध को करने के पीछे का मोटिव आपको मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी अपराधी के पास, किसी ऑफेंडर के पास से, किसी अपराधी के पास से अपराध करने का अगर आपको मोटिव पता चल जाए, मोटिव, तो वो मोटिव सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लीगली लीगली रिलेवेंट हो जाएगी। और जो बात लीगली रिलेवेंट हो जाएगी आप उसको एडमिसिबल बना सकते हैं, ये आपके पास पावर है। तो अब ये बात उसको पता चल गई जज को, अब क्या करेगा, लीगली रेलिवेंट है तो उसको बना दिया उसने एडमिसिबल। अब एडमिसिबल अगर कर लेता, अगर मगर वाली बात है, किंतु परंतु वाली, अगर एडमिसिबल करता है तो एडमिसिबल करते वक्त क्या लिखेगा एक जज, लिखेगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बातें हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो बात है, ये जो फैक्ट है, ये सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मोटिव के पॉइंट पर रिलेवेंट है। चूंकि ये लीगली रिलेवेंट है इसलिए हम एडमिसिबल करते हैं। अब इसके बेस पर आप कन्विक्शन कर सकते हैं। तो मुझे मुझे आप क्या कर सकते हैं, कन्विक्शन कर सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन जजेज के काम को आसान बनाता है, ये इलस्ट्रेशन एडवोकेट्स के काम को आसान बनाता है, ये इलस्ट्रेशन लॉ स्टूडेंट को समझने में हेल्प करता है कि आप किसी चीज को आसानी से कैसे समझेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर सर पैसे से छुटकारा, सर यहाँ पे सर पैसे से छुटकारा के लिए सर उसने उसको मर्डर किया ना सर, देयर वाज ए मोटिव, पैसे से छुटकारा पाने के लिए उसने उसको मर्डर किया ना सर, वो ही मोटिव होगा। दिस इज मोटिव, दिस इज मोटिव। राइट सर, थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए बी नंबर, अब इसमें क्या है, ए सूज बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज दिस, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया, ए ने बी के ऊपर केस किया अपॉन ए बॉन्ड, किस बात के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी के लिए। सब जगह झगड़ा पेमेंट ऑफ मनी का ही है, और यहां पर क्या है, बॉन्ड को पकड़ करके। नाउ बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब बी मना करता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसे बॉन्ड वॉन्ड दिया ही नहीं, तुम कहां से बॉन्ड लेके आ गए। और एक कहता नहीं जी तुमने बॉन्ड दिया, मेरे को उसके हिसाब से पैसा चाहिए। नाउ द फैक्ट दैट, अब ये फैक्ट पता चलता है एक जज को, एक मजिस्ट्रेट को, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलीज्ड टू बी मेड, वो समय जिस समय बॉन्ड बनाया जा रहा था, बी रिक्वायर्ड मनी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस इज रिलेवेंट, यानी कि जिस समय बॉन्ड बनाया जा रहा था, ये बात आपको पता चल जाती है कि बी जो पर्सन है वो मनी को, उसको उसको मनी की बहुत सख्त जरूरत थी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। यानी कि दो चीजें हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आती है, लेट्स सी। अब यहां से इसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर बी, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया अपॉन ए बॉन्ड, किसके बेस पर? अपॉन ए बॉन्ड, बॉन्ड के बेस पर। और क्या कहा कि भैया मेरा पैसा दे दो, पेमेंट ऑफ मनी। पेमेंट ऑफ मनी के लिए ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया। नाउ बी सीधा सीधा डिनाई करता है, बी डिनाई द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। बी कहता है जी ऐसा कोई बॉन्ड मैंने बनाया ही नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड मैंने दिया ही नहीं है जो आप बॉन्ड बॉन्ड कर रहे हो। बी डिनाई मेकिंग द बॉन्ड, जो आप बॉन्ड की बात करते हो वो बॉन्ड मैंने कोई दिया ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए, आप क्या हैं? जज हैं। तो ऐसे जज आपके पास क्या आया? ए का सूट आया, ए का मुकदमा आया। आपने क्या किया? ए की बात सुन ली, ए ने कहा कि जनाब मेरे को तो बस पैसा दे दो, दिला दो मेरे को, मेरा पेमेंट करा दो, पेमेंट ऑफ मनी करा दो मेरा। आपका काम है बी से पूछना, हाँ भाई तुमने पैसे लिए हैं तो बताओ। ये बोलता है जी बॉन्ड के तहत इसने पैसे लिए हैं, बी कहता नहीं जी ऐसा कोई बॉन्ड था ही नहीं, जनाब को ऐसा बॉन्ड था ही नहीं। ठीक है, आपने दोनों की बात सुन ली। आपके पास प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम बिफोर यू? आपके पास प्रॉब्लम यह है कि अब ये डिसाइड करना है कि क्या ए को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ए को पैसा दिला सकते हैं या नहीं? क्या वास्तव में ए को पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना? बहुत बड़ा काम आप करने वाले, अगर चूक होगी तो उल्टा हो जाएगा, जस्टिस की जगह इनजस्टिस हो जाएगा। सो नाउ अब आपको एक नया फैक्ट पता चलता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट ये बात निकल के आती है कि बॉन्ड भाई बना है। दिस इज द फैक्ट कि बॉन्ड क्रिएट हुआ है, बॉन्ड वाज क्रिएटेड। और जिस समय बॉन्ड बना था, ये बात भी फैक्ट है कि बी को एकदम अर्जेंट में पैसा चाहिए था, बैडली नीडेड था, अर्जेंटली रिक्वायर्ड मनी, उसको किसी खास पर्पस के लिए एक अर्जेंटली पैसे की जरूरत थी। तो इस लाइन से क्या मतलब निकलता है कि अगर किसी को पैसे की बहुत बुरी जरूरत थी और बॉन्ड जिस समय बन रहा था उसी समय जरूरत थी, तो आपके पास क्या मिल गया? आपके पास फिर इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ ए ने वास्तव में पैसा दिया है, बी ने बॉन्ड बना के दिया है, और क्या है? पेमेंट लिया है किसने? बी ने। तो ए को भाई पेमेंट वापस मिलना चाहिए। दिस इज द फैक्ट, ए को वापस पेमेंट मिलना चाहिए। तो जब ए को वापस पेमेंट मिलना चाहिए तो हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्यों मिलना चाहिए? मिलना क्यों चाहिए? दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज रेलिवेंट। क्यों रेलिवेंट होगा? द क्वेश्चन इज क्यों रेलिवेंट होगा और क्या रेलिवेंट होगा। यहां पर एक ही चीज निकल के आती है, डिनाई करने के पीछे मोटिव क्या था? मोटिव क्या रहा होगा? मोटिव क्या था? मोटिव था इसके पास कि हाँ भाई, इसके पास मोटिव ये है कि वो पैसा देना नहीं चाहता था। इट डज नॉट वांट टू पे द मनी, रीबेक द मनी। वो पैसा देना नहीं चाहता था। सो देयर वाज ए मोटिव, इसीलिए उसने कहा। और फैक्ट आपको पता चल गया कि जिस समय बॉन्ड बन रहा था उस समय ही वाज देयर, उसको अर्जेंटली उसको पैसे की जरूरत थी। तो ये भी क्या निकल के आया? अगेन दिस इज द थिंग जो कि मोटिव में निकल के आया। नाउ उसी तरीके से हम थर्ड नंबर को देखते हैं, सी को। अब यहां से अपने को पता चल जाता है, यानी किसी काम को करने के पीछे अगर मोटिव है तो आपको पता चल गया कि मोटिव कहां है, सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट है, और अगर वो लीगली रेलिवेंट है देन एडमिसिबल है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर सी, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। द क्वेश्चन इज, अब आपके सामने फिर आप क्या हैं? इलस्ट्रेशन नंबर सी, आप एक जज हैं, आप एक क्या है? मजिस्ट्रेट हैं, और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गया है कि ए नाम का पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है, और इसके ऊपर क्या है? मर्डर का चार्ज है। सो ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। तो बी कौन है? बी डिसीज्ड है। ए अक्यूज है, इसके ऊपर चार्ज है किसने? जहर दे करके
बी को मारा है, जहर दे करके बी को मारा है, तो बी तो मर गया भाई, तो कहानी खत्म हो गई। अब ए के बारे में आपको डिसाइड करना है कि क्या वास्तव में ए ने बी का मर्डर किया है, और वो भी जहर दे के मर्डर किया है। तो इसमें पॉइंट आता है, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, यहां पर बिल्कुल क्लियर कहता है, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, यानी कि बी के डेथ के पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन, पॉइजन दिया था ए ने, ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज, क्या है, सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट। बड़ी अच्छी बात। तो पॉइजन से मिलता जुलता कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई पदार्थ था जो कि बी को दिया गया था। यानी कि मतलब बड़ा सीधा निकल के आया कि यहां पर ए नाम के पर्सन ने पॉइजन के जैसा मिलता जुलता कुछ ना कुछ, सिमिलर टू दैट, तो पॉइजन के जैसा मिलता जुलता कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, कोई मटेरियल ए ने बी को दिया था, पॉइजन से मिलता जुलता। तो ये फैक्ट पता चल गई। तो जो पॉइजन से मिलता जुलता कोई पदार्थ लाके दिया था, कोई मटेरियल, मेडिसिन वगैरह लाके दिया था, इसका मतलब हम क्या निकाल ले, इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसमें आपको ये नहीं दिख रहा होगा क्यों मारा, क्यों का रीजन आपके पास नहीं आ रहा होगा, यानी कि कोई अवैध संबंध का चक्कर था, इलिसिट रिलेशनशिप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा कोई चक्कर था, कोई एक्सटॉर्शन का मैटर था, कोई पैसे का मैटर था, क्या मैटर था ये आपको नहीं पता चल रहा है, यानी कि किस मकसद से किया गया था मर्डर, ये आपको नहीं पता चल रहा। ए ने बी को मारा ये ठीक है, पता चलता है, लेकिन किस पर्पस के लिए मारा ये नहीं पता चल रहा। बस इतना पता चल रहा कि कैसे मारा, तो जहर दे करके मारा। और आप ये कैसे बोल रहे हो कि जहर दे करके मारा, क्योंकि जो जो चीज दी गई थी बी को, वो क्या है, जहर के बिल्कुल जैसी ही थी, और वो खाने के बाद मर गया, जो ए ने दिया उसको खाने के बाद बी मर गया। तो इसका मतलब ये है कि आप एक जस्ट दिमाग आप लगा लेंगे यहां पर कि भाई ए नाम का जो अक्यूज्ड पर्सन है वो क्या करता है, जहर जैसे, यानी कि जो चीज वो डेली कंजम्पशन करता होगा, मान लीजिए कोई चीनी खाता होगा, या किसी को कोई बीमारी होगी, कोई मेडिसिन खाता होगा, या कोई चीज पर्पसली, उससे मिलते जुलते कलर का, उससे मिलते जुलते कॉम्बिनेशन का जहर ला करके दिया। इसका मतलब क्या है, वैसे जहर को लाने के लिए उसने कहीं ना कहीं से जाके परचेज किया हुआ, एक तैयारी के मोड में, प्रिपरेशन के मोड में। आपको इसमें कहीं भी मोटिव नहीं दिखेगा, क्यों मारा ये नहीं दिख रहा है, कि संपत्ति लेने के लिए, कि पैसा लेने के लिए, कि लिसिट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। व्हाट वाज द मैटर, इट इज टोटली अननोन। बस इतना पता है आपको, सॉरी, व्हाट वाज द मोटिव, इट इज टोटली अननोन। भाई जो मतलब कोई मेडिसिन अगर कोई आदमी खाता है, उस टेबलेट का कलर रेड है, तो रेड कलर का ही जहर लाना पड़ेगा उसके लिए। अगर किसी टेबलेट का कलर ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कलर का ही जहर ला के देना पड़ेगा। अगर किसी टेबलेट का कलर व्हाइट है, तो उसको व्हाइट कलर का ही टेबलेट ला के देना पड़ेगा। तो ये लाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो उसको तैयारी करनी पड़ी, खोजना पड़ा कहां है, कैसे है, कहां से मिलेगा। सो उसने क्या किया, यहां से आपको क्या दिखता है कि ए ने प्रिपरेशन किया था। तो अगर उसने तैयारी करी थी, तो तैयारी वाली जो बात निकल के आती है, तैयारी वाला जो फैक्ट निकल के सामने आता है, वो क्या है, वो रिलेवेंट है लीगली अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और चूंकि वो लीगली रिलेवेंट है, इसलिए वो अगेन क्या हो जाएगा, आपके पॉइंट पर है, आपके मन पे है, आपके फैक्ट पर है, आप उसको लीगली रिलेवेंट को एडमिसिबल बना सकते हैं। और एक बार किसी को एडमिसिबल बना दिया तो आप कन्विक्शन कर सकते हैं का, या अगर कोई दूसरा फैक्ट निकलेगा तो आप उसको रिक्विटल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी प्राइमा फेसाई जो दिखता है उसके हिसाब से तो कन्विक्शन होना चाहिए। तो यहां जो पॉइंट निकला वो क्या था, प्रिपरेशन, यानी भैया जो खाता है। अब जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं, एनर्जी मेंटेन करने के लिए ग्लूकोन डी को पीते, सुबह शाम जरूर पिएंगे ग्लूकोन डी। अब पता चल गया कि अच्छा, मुझे ए को पता चल गया कि बी को मारना है, बी तो ग्लूकोन डी पीता है, और ग्लूकोन डी का कलर वो प्लेन वाला, नींबू वाला नहीं और वो मैंगो वाला नहीं,
तो प्लेन वाला व्हाइट कलर का जो ग्लूकॉन डी आ रहा है वही ला के दे देगा, तो वो ऐसा वो खा रहा है, तो उसी तरह का मेडिसिन ला करके उसी तरह का जहर ला के दे देगा वो मिला के, ताकि पता ना चले कि भाई जहर है। तो उसको क्या बोला, प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ इलस्ट्रेशन, लेट्स सी। जब कंडक्ट का है तब कंडक्ट का देखेंगे, उसमें फोर्थ इलस्ट्रेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इज का मतलब ऐसे लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, इसको आपको जज बन के समझना है कि आप जज हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। सो द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप करोड़ों अरबों की संपत्ति का आप हिसाब किताब लगाने वाले हैं, आप सो ये मान के चलिए करोड़ों अरबों की संपत्ति हो सकती है और उसका आप फैसला देने वाले हैं। आपकी एक छोटी सी चूक किसी को तबाह कर सकती है, इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए। सो नाउ अब क्वेश्चन क्या है, वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट, यानी कि अब आप क्या है, फिर से एक जज हैं। अब तो सिविल जज होंगे, डॉक्यूमेंट वाली बात है, जज हैं सिविल जज। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपके पास आपके टेबल पर एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, और अब ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये विल है, किसी की वसीयत है। तो किसकी वसीयत है, एक की वसीयत है, एक का विल है, एक की वसीयत है, एक का विल है। ये दावा किया जा रहा है कि ये एक का विल है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्या वास्तव में ये एक का ही विल है या किसी और का विल है। ये ने लिखा है कि नहीं लिखा, क्यों भाई, ये क्यों आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक का विल है कि नहीं है। वसीयत मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है, बिल मरने के बाद एग्जीक्यूट होता है, तो क्यों ये साबित हो रहा है कि एक का बिल है कि नहीं, ये भी तो सोचिए। पार्टी क्यों लेके आ रहा है और कह रहा है कि जनाब एक का बिल है, ये एक का बिल है। इसीलिए क्योंकि एक ने अपने विल में यह लिख दिया है कि भाई मेरी 500 करोड़ की संपत्ति किसी एक्स नाम के पर्सन को जाएगी और मेरी 600 करोड़ की संपत्ति किसी वाई नाम के महिला को जाएगी। अब एक्स को मिर्ची लग रही है, वाई नाम की महिला को 600 करोड़ क्यों दिया और मुझे 500 करोड़ क्यों दिया, देना था तो दोनों को बराबर देता। ये कौन सी हैसियत से लेगी, मेरा 600 करोड़ बर्बाद कर दिया इसने। ये 600 करोड़ लेने वाली महिला कौन है, हु इज दैट वुमन, मिस्टीरियस गर्ल, जिसको 600 करोड़ लिख दिया बिल में। ये भी तो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वाई वाई को हटाया जा रहा होगा प्रॉपर्टी से, वाई आकर के केस फाइल कर दे, वो महिला वो लड़की आके केस फाइल करे कि भाई उस विल के अंदर 600 करोड़ मुझे भी दावा किया गया देने के लिए, मेरे को भी कहा गया ये लोग दे नहीं रहा है। सो सीधी सी बात यह कि वसीयत में किसी न किसी के नाम से संपत्ति की गई होगी और वो संपत्ति पाना चाहता है, इसीलिए वो अब ये साबित करना चाहता है कि हाँ भाई उसी का ये बिल है। तो अब ये आपके पास बड़ी समस्या, अब ये 500-600 करोड़ को छोड़िए, आपके पास सीधे सीधे पॉइंट पर आइए कि आपको ये साबित करना कि हाँ उसका ही बिल है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइडेड कि ये ए का बिल है। बड़ी बहुत बड़ी समस्या है भाई, आप सोचो, प्रैक्टिकल में सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकल में व्यवहारिक हो से सोचो। आप एक एसी के कमरे में बैठे हुए, आपके सामने टेबल पर रख दिया है और आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ जी ए का बिल है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि जो प्लेंटिफ आएगा प्लेंटिफ की बात सुन लेंगे, तो प्लेंटिफ तो कहीं रहा है कि सर ए का बिल है, तो आप उसकी बात मान के फैसला दे दो उसके। फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आपको रिस्पोंडेंट की बात भी सुननी पड़ेगी कि हाँ जी ये सही में उसका बिल है कि नहीं, तो वो बताएगा ना हाँ सर उसका बिल है, वो कहेगा नहीं है, नहीं है बिल। तब यानी ए कह रहा है कि बिल है ए का, बी कह रहा है कि नहीं, कि बी कह रहा है कि नहीं जनाब ए का ये बिल नहीं है। अब आप जज हैं, आपको डिसाइड करना कैसे, आप सोचेंगे क्या करेंगे। अब क्या होगा कि दोनों पार्टीज को कहा जाएगा कि भाई ये डिस्प्यूट है, देखो ये इसी को बोलते हैं मैटर इन डिस्प्यूट, झगड़े की विषय वस्तु है। एक कहता है कि बिल है, दूसरा कहता है कि एक का बिल नहीं है। अब आपके पास सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकल में सोचो कि आप जज के चेयर पे बैठे हो और आपके सामने दो पार्टी जैसे डिस्प्यूट कर रही है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा। ठीक है भाई रिटन स्टेटमेंट दे दो, एक ने तो दे ही दिया प्लेंटिफ प्लेंट लाएगा, रिस्पोंडेंट क्या लाएगा, रिटन स्टेटमेंट लाएगा, ले भाई आ गया सारी, उसने कहा बिल है, ये कहता है जी नहीं है, बात खत्म हो गई। जाओ भाई अपने अपने गवाह लेके आओ, यही नहीं कहोगे कि जाओ अपने अपने
गवाह लेके आओ, विटनेस लेके आओ। अब विटनेस आया, विटनेस ने एक अलग ही कहानी सुना दी। ये सुनिए, यहां पर कहा द फैक्ट्स दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, नॉट लॉन्ग बिफोर, कि जो डेट लिखी गई है बिल के ऊपर, नॉट लॉन्ग बिफोर, उससे कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत साल समय पहले नहीं, कुछ समय पहले, तो विल पर जो डेट लिखी गई है, मान लेते हैं कि इस पर 27 मार्च की डेट लिखी गई हो, जस्ट से 27 ऑफ मार्च की डेट लिखी गई हो, तो उस डेट के ठीक पहले, ऑफ द डेट ऑफ द एलिज्ड विल, ए नाम का जो पर्सन, जो अब नहीं है इस दुनिया में, मेड इंक्वायरी इनटू मैटर्स, वो ऐसे इंक्वायरी कर रहा था, टू विच द प्रोविजंस ऑफ द एलिज्ड विल रिलेट, यानी ए इस बात के बारे में पता कर रहा था कि भैया बिल कैसे बनाया जाता है, बिल कैसे तैयार किया जाएगा, उसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, यानी ए अपना बिल बनाना चाहता था और ए को ये पता करना था कि बिल कैसे बनता है, क्या प्रोविजन है, या लॉ में बिल के लिए क्या लीगल प्रोविजंस अवेलेबल है। नाउ दैट ही कंसल्टेड वकील्स इन रेफरेंस टू मेकिंग द विल, और वो बिल के लिए वकीलों से, यानी यहां पर किलर लिखा है, वकीलों से क्या करता है, कंसल्ट करता है, कंसल्ट करता है, एंड दैट ही कॉज्ड ड्राफ्ट्स, और उसके पास क्या आया, बिल का ड्राफ्टिंग भी आया, ड्राफ्ट्स ऑफ अदर्स बिल्स टू बी प्रिपेयर्ड, ऑफ विच ही डिड नॉट अप्रूव आर रेलिवेंट। अब आप भी सोचोगे ये कौन सी बात होगी, मतलब एक आदमी वकीलों के चैम्बर के चक्कर काट रहा है, आज की तारीख में वो मर गया है, 27 मार्च के पहले 27 की डेट लगी हुई है बिल के ऊपर, उसके पहले मान लो फरवरी में, सो 1 फरवरी से लेकर के पूरे फरवरी के महीने तक, मार्च के महीने तक कोई आदमी चक्कर काट रहा था वकीलों के, और ये पूछना चाह रहा था, पता लगाना चाह रहा था कि कैसे बनाते हैं बिल, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द बिल। कोई गवाह आया और गवाह आकर के आपकी कोर्ट में इस केस के ट्रायल के दौरान ऐसा बोल गया। यही काम होता है जज का, पकड़, जज को सुनना, जज को चाहिए किसी पॉइंट को पकड़ ले, किसी पॉइंट को पकड़ ले, जैसे हंस करता है ना पानी और दूध को लगवा, ऐसे आपको सुन के पकड़ लेना है। जज की एक खास क्वालिटी होती है, वो सुनता ज्यादा है, बोलता बहुत कम है। जो ज्यादा बोलेगा वो तो एडवोकेट है, उसको नाम ही अधिवक्ता, जो अधिक वक्ता है यानी बोलता है वो अधिवक्ता है। जज का काम है सुनना, वो सुन करके सामने वाले को जितना चिल्लाना है चिल्लाने देगा, खूब चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, जितना बोलना है बोलो। बोलने का मतलब जितना लिख के दे रहा है, तुम 150 पन्ने का प्लेंट बना के दो, 1000 पन्ने का तुम प्लेंट बना के दो, 2000 पन्ने की FIR होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट अ पॉइंट। जज का काम है बस तुमको जितना चिल्लाना चिल्लाओ, हम उसी चिल्लाने वाले पार्ट से, उसी डॉक्यूमेंट में से तुम्हारे काम की चीज या तुम्हारे खिलाफ की चीज निकाल देंगे। अब कोई गवाह आया और गवाह आकर के ये बोलता है कि हाँ जी, इस आदमी को तो मैंने वकीलों के चैम्बर के चक्कर लगाते देखा था, और वो, और जो डेट लिखी गई है 27 मार्च 2021, इस डेट को बिल बनाई गई है, और ये ठीक उसके पहले की घटना देखा गया, और उसके कुछ दिन के बाद वो मर जाता है। 27 तारीख को बनाता है, मान लो 30 मार्च को मर गया, तो 30 मार्च को मर गया, 27 मार्च को बिल बनाई, उसने साइन करा बिल पे, और ठीक उसके पहले फरवरी में, मार्च के 1 तारीख से चक्कर काट रहा था। तो जो गवाह ये बोल के गया, जो विटनेस ये बोल के गया, ये जो फैक्ट पता आपको चल गया, इससे आप क्या निकालोगे प्रिजम्पशन? आपको इससे क्या पता चलता है? आपको इससे पता चलता है कि ए विल बनाना चाहता था, और मरने के कुछ समय पहले का विल है। इसका मतलब यह है कि वो बिल बनाना चाहता था, तो बिल की तैयारी में लगा था, कैसे बिल बनाया जाता है। इवन मोर ओवर उसने बिल की ड्राफ्टिंग की कॉपी भी मंगवाई, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। इसका मतलब वो बिल बनाने की तैयारी में था, वसीयत बनाने की तैयारी में था। बिल क्यों बनाना चाहता था, दैट इज नॉट एन इशू। ये आपको यहां से पता नहीं चल रहा, मोटिव फोटिव नहीं है इसमें।
क्यों बिल बनाना चाह रहा था, ये बात उस स्टेटमेंट से कहीं नहीं निकलती। आप 1000 बार पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना पता चला कि वो चक्कर काट रहा था, दैट्स द पॉइंट। तो चक्कर काट रहा था, लोगों से पूछ रहा था, ड्राफ्टेड कॉपी भी मंगवाया था, सैंपल भी मंगवाया था। ये बातें सेक्शन 8 के अंदर लीगली रेलिवेंट है। सेक्शन 8 कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो तैयारी है, और वो तैयारी है तो वो लीगली रेलिवेंट है। अगर कोई बात लीगली रेलिवेंट होगी तो अगेन क्या, एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल आपके ऊपर। सो एडमिसिबल है तो फिर ये आप मान लेंगे बैठे बिठाए, हाँ भाई ये चक्कर काट रहा था। एक आप क्या करोगे, आप जज, आप बोलोगे अच्छा सो कॉल्ड गवाह ने ये कहा है और हम उसी के बेस पर ये कहते हैं कि ये बात जो है सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट है, और जो सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट हो गई वो प्रिपरेशन के पॉइंट पर रिलेवेंट है, और वो प्रिपरेशन के पॉइंट पर रिलेवेंट है तो मैं उसको एडमिसिबल मानता हूँ। और उसी के बेस पर, इसलिए आप सुनते होंगे, जजमेंट पढ़ते होंगे या मूवीज में देखा होगा बचपन से, तमाम गवाहों और बयानों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है। आपके पास तो घटनास्थल पर जाने का टाइम था नहीं, तो आप उसी के आधार पर न पहुंचेंगे नतीजे पर। तो आप ये इस स्टेटमेंट के नतीजे पर पहुंचते हैं, यहाँ ये जो विल है वास्तव में एक ही ड्राफ्टेड बिल है, ये नहीं ये बिल बना के दिया है। ये होता है मजेदार पार्ट इसका। आपको खुद को जज बन करके समझना पड़ेगा एविडेंस, तब मजे से आप समझेंगे एविडेंस का पार्ट। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डी के बाद आया ई। अब देखिए ई का क्या कहानी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, सीधी सी बात, ए इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। तो ये आप जज हैं, आपको पता चल गया कि अक्यूज है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। काम करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको ये सब इतना छोटा है ना, पता चलेगा ही नहीं। नाउ द फैक्ट्स दैट ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो पहले या तो बाद में, और आफ्टर द एलिज्ड क्राइम। सो बिफोर और एट द टाइम, बिफोर का मतलब पहले हो गया, या एट द टाइम जिस समय हुआ क्राइम, या घटना के बाद यानी क्राइम होने के बाद। सो उस समय, उसके पहले या उसके बाद, तीनों सिचुएशन ले लिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों काल ले लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब। घटना होने के बाद, घटना होने के समय, और घटना होने के पहले। नाउ ए प्रोवाइडेड एविडेंस which would tend to give to the facts of the case, क्या है भाई वो, an appearance favorable to himself। now appearance favorable to, यानी ये जो है ऐसे एविडेंस का जुगाड़ करता है, ऐसे एविडेंस मैनेज करता है जो फेवरेबल है ए के लिए, यानी ए के फेवर करती है, ए को बचाती है, क्योंकि ये तो अपराधी है, ये तो अक्यूज्ड है, तो ये तो अपने आप को बचाएगा। नाउ, और एक तो बात हो गई, या तो फेवरेबल है, और दैट ही डिस्ट्रॉयड, या दूसरी बात कि उसने डिस्ट्रॉय किया था, और कंसील्ड एविडेंस, या उसने कंसील किया था, और प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और procured the absence of persons who might have been witnesses। जो लोग वहां पर क्या विटनेसेस बनने के लिए तैयार थे, या सबॉन्ड पर्सन जो कि फॉल्स एविडेंस दे सकते थे, ये सब कुछ क्या है, रिलेवेंट है। अब जरा समझना होगा कि ये मैटर आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुन के, पढ़ के, लेकिन इसको समझिए। द पॉइंट हियर इज कि आप फिर से अपने आप को प्रिज्यूम करो कि जज हैं, ये आपकी कोर्ट में आया बोल के कि इसने अपराध किया, आप कौन सा अपराध किया ये सुनने हैं, ये पता नहीं है, साइलेंट है मैटर। आपको उस केस का फाइल पढ़ते हुए एक बात पता चली, इस पर्टिकुलर केस में अक्यूज्ड के बारे में, घटना होने के समय, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मजेदार पार्ट है,
यानी कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय, ये बात आपको कहां से पता चल रही है? केस का फाइल पढ़ते समय। यानी जिस समय अपराध हो रहा था उस समय, या अपराध जब खत्म हो गया करके उस समय, या अपराध होने के पहले का समय। ए ने ऐसा कुछ जुगाड़, उस ऐसा मैनेजमेंट किया था जिससे कि उसके अपराध करने का या तो साक्ष्य एविडेंस मिट जाए, या जो गवाह बन सकते थे, उस घटना के चश्मदीद गवाह बन सकते थे, उसको वहां से हटा दिया था या उसको रोक दिया गया था, या उसको वहां से हटा दिया गया था। तो ये मैनेजमेंट करके वो क्या कर रहा है? वो मैनेजमेंट करके वो सिर्फ ये साबित करना चाह रहा है कि भैया मैं निर्दोष आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया था। अब इसको जरा और प्रैक्टिकली, थोड़ा और डीपली समझते हैं। मान लीजिए कि ए जिस अपराध के लिए आया है आपकी कोर्ट में, आप समझ गए कि ए अक्यूज्ड है, और ये मान के चलिए कि ये अक्यूज्ड जो है किसी मर्डर केस का है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मर्डर बहुत इजी होता है दिमाग में घुसने की। सो ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो भाई अब मर्डर हुआ, फैक्ट है, मान लीजिए किसी एक्स नाम के पर्सन का मर्डर हुआ। तो मर्डर होने के समय, एट द टाइम ऑफ मर्डर, बिफोर मर्डर, आफ्टर मर्डर, तीन सिचुएशन आ गए। यानी क्राइम होने के पहले, क्राइम होने के बाद और क्राइम होने के समय। अगर आप बिल्कुल एक क्रिमिनल साइकोलॉजी समझिए, ये आप लोगों ने अगर पढ़ा है ध्यान से, पेनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए कॉलेज में, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जानिए। तो ए एक अक्यूज्ड जो कि अपराध मर्डर करके बैठा है, वो क्या चाहेगा? अगर ए ने एक्स का मर्डर किया तो वो क्या चाहेगा कि हाँ भाई, जब मैं मर्डर करूं, जब मैं किसी का गला रेत रेत के काटूं, जब मैं किसी को फांसी पे लटका के मारूं, या गला दबा के मारूं, या उसको जहर दे के मारूं, इंजेक्शन दे के मारूं, चाहे थाउजेंड ऑफ वेज कैसे भी मारूं, तो क्या मर्डर करते समय उसको कोई देखे, कोई उस घटना का चश्मदीद गवाह बने, आई विटनेस बने? बिल्कुल नहीं चाहेगा। सिंपल सी बात है, नहीं चाहेगा। अब जरा आप सोच सकते हैं सर ए और एक्स के बीच में रिलेशन क्या? मान लीजिए कि ए इज द हस्बैंड, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे आराम से। एक्स इज द वाइफ, और ये हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे भी हैं, दे हैव टू चिल्ड्रन। अब हस्बैंड परेशान है, मैं ये प्रिजम्पशन पर लेके चल रहा हूं, ऐसा कहीं फैक्ट में नहीं मेंशन है, इस एग्जांपल में मेंशन नहीं है, तो हम यहां प्रिज्यूम कर सकते हैं कहानी। तो ये मान के चलिए कि हस्बैंड को ये पता चल गया कि उसकी वाइफ उसको धोखा दे रही है, अपने सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है, जुलती है, सब कुछ है। मोर ओवर उससे बड़ी घटना बहुत, जो उसको तोड़ दिया एक को, जो बोलते हैं ना मोटिव, जो आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करती है, मर्डर करने के लिए जिसने प्रेरित किया, उसमें से ये सबसे खतरनाक बात आई कि जो दोनों बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा उसके सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड का है, जिसको वो अपना समझ के पाले जा रहा है, पाले जा रहा है, पाले जा रहा है। यानी उस खाने का वो बिल चुका रहा है जो उसने खाया ही नहीं, यंगस्टर की भाषा में, उनकी लैंग्वेज। तो कोई भी अगर हस्बैंड होगा, थोड़ी देर के लिए अगर गलती से आप प्रिज्यूम कर ले अपने बारे में, तो सोचिए क्या फील होगा। सो कोई भी ऐसा हस्बैंड होगा, गैरतमंद अगर हस्बैंड होगा, तो उसको बहुत बुरा, बहुत 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 ही खराब फील होगा। बहुत कोई दिलदार होगा ऐसा नहीं कह सकते, एक्सेप्शनल केसेज हैं दुनिया में। सो नाउ इसको पता चल गया, तो ये क्या चाहेगा कि जिस समय मैं मारूं बीबी को, अब मारना है उसको, अब उसकी शक्ल नहीं देख सकता, क्योंकि बीबी उसके लिए बोलते ना कांटा हो गई, तलाक देती नहीं है, तलाक देती नहीं है, और उसकी आंखों के सामने बॉयफ्रेंड के पास जाती है,
कभी कभी घर पे भी बुलाती है, सारे कुकर्म उसके आंखों के सामने हो रहा है और वो बेहद मजबूर है, उसके पास उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। दिल्ली में ऐसा एक कांड हुआ था बिल्कुल सिमिलर। हस्बैंड का एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, दोनों पैर, और वो बेचारा बिस्तर पे ही रहता है, कहीं आ ना सकता, जा ना सकता। उसको उतरने के लिए भी व्हील चेयर चाहिए, लेकिन उसको कोई पकड़ के जब तक व्हील चेयर पे नहीं बिठाएगा वो कुछ नहीं कर सकता, इवन बाथरूम में नहीं जा सकता। वो बेड पे लेटे लेटे ही सारे काम कर पाता था। ये सब खराब सिचुएशन थी, और बीवी पूरे कुकर्म पे कुकर्म खुल्लम खुल्ला हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसने गुस्से में आया, बीवी उसके बाजू में सो रही थी, वहीं पर दोनों हाथ से, पैर कट गया तो हाथ में तो दबाना ही था, दोनों हाथों से पकड़ के बीवी का वहीं गला दबा के मार दिया, और वहीं फोन करके पुलिस को बुलाया, बोला मैंने बीवी को मार दिया। तो क्यों मारा, वो अलग कहानी हो गई कि भाई ऐसे ऐसे था। तो जरा इस घटना को देखिए, तो हस्बैंड कल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जब मैं मेरी पत्नी को, मैं वाइफ को मारूं तो उसको दोनों बच्चे मौजूद हों, यानी वो कभी नहीं चाहेगा कि दो चिल्ड्रन इसके चश्मदीद गवाह बने, विटनेस बने। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसका सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड मारते समय मेरे को दिखे। तो वो क्या करेगा, सबसे शांत जगह पे जाएगा, सबसे अलग जगह पे जाएगा, बोलेगा चलो घूमने चलते हैं, फिल्मों में देखते हो कि चलो बाहर चलते हैं, पहाड़ वहाड़ के एरिया में लेके जाएगा, चाहे जिसको जैसे मारना होगा, लेकिन वो चाहेगा कि कोई भी उसका गवाह ना बने। अगर उसके घर में नौकर होगा, सर्वेंट्स होंगे, तो वो भी नहीं चाहेगा कि हाँ भाई सर्वेंट्स उसके घर में उस दिन रहे। काम वाली आती होगी तो वो भी नहीं चाहेगा कि हाँ काम वाली बाई उस दिन आए। यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग करेगा कि कोई भी मर्डर करते समय कोई भी नहीं दिखना चाहिए, ना तो बच्चे दिखे, ना तो उसका बॉयफ्रेंड दिखे, ना तो नौकर दिखे, ना तो नौकरानी दिखे, ना तो कोई गेस्ट आए, ना तो कोई गेस्ट जाए। तभी तो वो अपने आप को निर्दोष कर सकता है मर्डर करने के बाद भी। एक बात हो गई एट द टाइम ऑफ क्राइम। अब जरा दूसरा सिचुएशन देखिए, आफ्टर मर्डर, हत्या करने के बाद, हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद सबसे बड़ा सिचुएशन प्रॉब्लम क्या है, लाश कहां गायब करे, ठिकाने लगाए, डेड बॉडी को कहां हटाए। तो अब एक कभी भी नहीं चाहेगा कि मारने के बाद जब मैं डेड बॉडी गायब करूं तो कोई उसके डेड बॉडी को ढूंढे या कोई ले जाते हुए देखे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसीलिए या तो वो क्या करेगा, प्लान के साथ काट के टुकड़ों में रख देगा, या तो आप लोगों ने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में कैसे करके फ्रीजर में डाल देता है, बड़ा सा फ्रीजर में, तो फ्रीजर में डाल देगा कुछ भी। तो वो ये नहीं चाहेगा कि हत्या करने के बाद आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अगेन कोई उसके इस अपराध का कोई चश्मदीद गवाह, कोई विटनेस बने, ना तो बच्चे बने, ना तो बॉयफ्रेंड बने, ना तो नौकरानी बने, कोई नहीं बने, जहां भी बचना चाहेगा। नंबर 2, जरा आप थोड़ा सा एक थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं। एज पर द थर्ड सिचुएशन, ए घटना करने के पहले बिल्कुल अपने आप को कूल दिखाएगा, आई एम ए कूल मैन। यानी अब जिसको हलाल करना है, जिसको वाइफ को मारना है, तो वाइफ के साथ स्ट्रेंज रिलेशनशिप तो नहीं दिखाएगा ना वो, क्योंकि प्लानिंग करके मार रहा है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 8 साल 5 साल के बच्चे भी हैं। बच्चों के सामने वो नहीं शो कर सकता कि मैं तुम्हारी सो कॉल्ड मदर से मैं बहुत इरिटेट हूं, उसको मैं मारने वाला हूं। तो वो क्या होगा, पहले से जिस आदमी का नेचर बहुत खुन्नस वाला था, बहुत गुस्सैल टाइप का था, जो बीबी को ठीक से नजर उठा कर देख नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था, उसके रूम में नहीं आना चाह रहा था, घर पे लेट नाइट आता था, बिहेवियर बिल्कुल अलग था उसका मर्डर करने के पहले। तो ठीक पहले चेंज हो गया, वो खूब अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहा है, उसके पसंद की चीजें लाके उसको दे रहा है, उसको पसंद के खाने खिला रहा है, उसको डिनर करने के लिए बाहर लेके जा रहा है, तो जो उसको पसंद थी सारे अच्छे गहने कपड़े सब कुछ ला के दे रहा है। अचानक से ट्विस्टिंग है। तो 3 स्टेज आए, तीनों स्टेज समझिए, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो अगर बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस की बात शुरू से कर ले, आप 8 समझ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 8 समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सो बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस की बात हम जब यहां पर कर लें, तो वाइफ को लगेगा कि यार मेरा पति सुधर गया है या बदल गया है। किसी को भरोसा नहीं होगा कि हस्बैंड जो है वाइफ को मारने वाला है,
कोई ये नहीं कहेगा कि हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया, कोई ये कह सकता है कि हाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा होगा खुन्नस खा के कि उसने उसको छोड़ दिया, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि बॉयफ्रेंड पर इल्जाम लग सकता है, किसी थर्ड पार्टी पर इल्जाम लग सकता है, लेकिन ये अपने आप को बाइज्जत वरी करा लेगा, निर्दोष साबित कर लेगा, ये उसकी पूरी फुल प्लानिंग थी। अब ये फैक्ट जो है आपके सामने आ रहा है केस डायरी पढ़ने के बाद। थोड़े आपको बताएगा अभियुक्त, थोड़े आपको अक्यूज्ड बताएगा। अब सवाल ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज कि घटना के पहले, घटना के बाद और घटना के समय, तीनों सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो आदमी कर रहा है काम तो पहलवान, व्हाट इज दैट? इज इट मोटिव, इज इट प्रिपरेशन और इज इट कंडक्ट? क्या है ये? तो अगर कोई आदमी किसी अपने अपराध करके, कोई अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए हजारों तरीके ढूंढ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिहेवियर का चेंज हो जाना, अच्छे अच्छे खाना खिलाना, कपड़ा देना, ये वो गहने देना, सब कुछ लाना, हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाना, बच्चों को बाहर भेज देना, जाओ भाई नाना नानी के यहाँ जाओ, हम लोग जरा घूम के आते हैं, कोई टूर से जाते हैं, ऑफिशियल टूर के बहाने लेके जाना वाइफ को अलग, बच्चों को नाना नानी के यहाँ छोड़ देना। व्हाट इज दैट? ये तैयारी दिखाता है, प्रिपरेशन दिखाता है, प्रिपरेशन ऑफ माइंड। तो अपराधी का आपने क्या कर लिया? आपने ये घटनाएं पढ़ी, आपने केस डायरी पढ़ा, या कोई गवाह आके बोल गया ऐसा, या आपको पूरा केस डायरी पढ़ने के बाद ये सीधा दिखता है? आप क्या हैं? जज। आप समझ जाएंगे कि बहुत शातिर टाइप का ये ऑफेंडर है, जो अपराध करते समय नहीं चाहता था कि कोई विटनेस बने, इसीलिए बच्चों को नानी घर भेज देना, नानी के यहां भेज देना, काम वाली को छुट्टी पे भेज देना, वाइफ को हिल स्टेशन पर घुमाने लेके जाना, उसको एक्स बॉयफ्रेंड से दूर कर देना, किसी घर से बहुत रिमोट लेके वर्ल्ड टूर पे ले जाना, या बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री लेके जाना, ये सब क्या है? उसकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग मींस व्हाट? पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्रिपरेशन। प्लानिंग क्या है? प्रिपरेशन तो होता है। वो क्या निकल के आएगा? ये सारी घटना प्रिपरेशन की तरफ इशारा करती है। तो जब ये प्रिपरेशन है तो आपको पता चल गया ये सेक्शन 8 के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिकली रेलिवेंट होगा। और जब ये ऑटोमेटिकली रेलिवेंट होगा, लीगली रेलिवेंट होगा, तो आप इसको क्या बना देंगे? एडमिसिबल, बड़े मजे से। सो बिल्कुल कूल होके समझिए और जज बन के समझिए। एविडेंस बहुत मजे से समझ में आएगा। एविडेंस बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसके टेक्निकल पार्ट में जाएंगे, लेकिन टेक्निकल पार्ट में जाने का तरीका अलग है। पहले इजी मोड से समझ लीजिए। और टेक्निकल में कुछ है नहीं, मैं वो भी बता रहा हूं। टेक्निकल से लोग डर जाते हैं, लेकिन टेक्निकल में ज्यादा कुछ है नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया क्लियर, डी वाला, सॉरी ई वाला। नाउ अब जो पार्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास